जैसे इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, और इकोनॉमी क्या है, सिस्टम है अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम कई सारे मॉडल्स पढ़ते हैं, ठीक है, कई सारे थ्योरीज पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। यहाँ जो है, हम लोग कोई सिस्टम जब पढ़ते हैं तो थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले थ्योरीज आते हैं कि सिस्टम को हम एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कंपटीशन में आईएएस में पढ़ो, पीसीएस में पढ़ो, किसी में भी पढ़ोगे आप, तो सबसे पहले आपको सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है समझ लीजिए, अब उसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके दिखाते हैं आपको। जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक बोल दो, इकोनॉमिक सिस्टम बोल दो, क्या बोल दो? इकोनॉमिक। यहाँ दो वर्ड है, इकोनॉमिक और दूसरा क्या है, सिस्टम है। इकोनॉमिक का लिटरल मीनिंग होता है प्रॉफिट। क्या होता है? यानी एक ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे जिसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट। और अब जब सिस्टम की हम बात करते हैं तो सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। कोई भी सिस्टम ऐसे नहीं बनता है, हर सिस्टम का अपना एक प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? सिद्धांत होता है। और उसी सिद्धांत पर उसका स्ट्रक्चर बनता है और फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर और तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जब इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, फिर सिद्धांत क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होंगे, और फंक्शन क्या होंगे। ये समस्या तो नहीं समझने में? हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। इसकी बात करते हैं प्रॉफिट की। नहीं तो आप उससे समझ लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों पढ़ा हुआ आपने नहीं पढ़ा हुआ इसे। तो फिर भी अब बीच में नेशनल इनकम वगैरह बताने थे, पूरा एक समराइज करके फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, तो मेरा खुद का रिदम टूट जाता है, ठीक है। क्लास आज जहाँ छोड़ी हमने ना, तो कई दिन से क्लास ब्रेक चल रही है, ठीक है। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में हम जस्ट समरी कर देते हैं फटाफट ताकि हम आगे बढ़ें। प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक तो एक व्यक्ति का होता है। किसका होता है? माइक्रो, इंडिविजुअल। और दूसरा होता है सोशल, सभी का, पर्सनल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट। पर्सनल एक व्यक्ति हो गया और सभी व्यक्तियों को मिला दो, क्या बन जाएगा, सोसाइटी बन जाएगी। तो इंडिविजुअल और सोशल, दो इंटरेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। एक व्यक्ति, सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, देखिए एक टेंडेंसी बताते हैं। एक व्यक्ति, अगर आपके पास कोई चीज़ की कमी है तो सबसे पहले आप उस कमी को पूरा करो। कोई कमी होती है तो वो व्यक्ति होता है जानवर, मैग्रेगर की थ्योरी, जानवर होता है। जब वो पूरा कर लेता है तो मानव बन, दूसरे को देने लगे। तीन कैटेगरी, ठीक है। तो इंडिविजुअल, ये क्या है, ये तो जानवर वाली स्थिति है, ये देवता वाली स्थिति है। भाई हम तो सभी के लिए काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्यक्ति क्या बनेगा, ये तो बनेगा ना, जब 90% लोगों के पास लोगों की कमी है तो क्या करेंगे, वो काम करेंगे। इससे संबंधित ये क्या कहता है, एक्चुअली हम प्रॉफिट में भी जस्टिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? न्याय की बात करेंगे। जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है राइट्स। क्या होता है? राइट्स। राइट्स दो तरह के होते हैं, एक तो लिबर्टी होती है और एक होती है लिबर्टी, ठीक है। और इंडिविजुअलिज्म हमेशा किसकी बात करेगा? आप हमेशा विशेषाधिकारों की बात करोगे, नहीं करोगे? आप चाहोगे कि आपके ऊपर कोई सीमाएं हो, कोई लिमिट हो। तो जो इंडिविजुअल प्रॉफिट का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है?
और जबकि सोशलिज्म का सिद्धांत किस पर आधारित है? इन दोनों को मिला के बनता है जस्टिस। दोनों अलग अलग जस्टिस नहीं है। लिबर्टी होगी तो इक्वलिटी नहीं होगी, और इक्वलिटी होगी तो लिबर्टी सीमित की जाएगी। ठीक है, दोनों को हम जोड़ के न्याय बनाते हैं, अब ये लाते हैं हम लोग। तो आप पीछे देखिए कि जो लिबर्टी और इक्वलिटी का सिद्धांत है, ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल्स में देख लेते हैं। हम प्रिंसिपल में देखेंगे तो दो तरह के प्रिंसिपल मिलेंगे हमें। एक तो मिलेगा कैपिटलिज्म। क्या मिलेगा? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। और एक मिलेगा सोशलिज्म। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक लिबर्टी पर आधारित है। किस पर आधारित है? लिबर्टी पर आधारित है। ठीक है, अब जैसे एक व्यक्ति की बात आती है तो व्यक्ति क्या चाहेगा? उत्पादन करे, क्रियाकलाप करे ना, उत्पादन करे, वितरण करे, प्रॉफिट, यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, तीनों में लिबर्टी की बात करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, तीनों तीनों में ही लाभ की बात करेगा। बिल्कुल, वो पूंजीवादी देश है। तो इसमें एक ऐसा नियम है, वो ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी लोग हमारे देश में आओ, टैलेंटेड लोग देश में आओ, दुनिया पर शासन करो। ये तो पूंजीवाद है। ग्लोबलाइज का मतलब पूरी दुनिया को ही अपना बाजार समझो, दुनिया में उत्पादन करो, पूरी दुनिया से प्रॉफिट लो। यही तो पूंजीवाद है। लिबर्टी का मतलब है एक व्यक्ति की लिबर्टी परिवार गांव तक हो सकती है, शहर तक हो सकती है। एक देश की लिबर्टी तो पूरी दुनिया में हो सकती है ना। तो पूंजीवादी देश हो चाहेंगे क्या कि लिबर्टी पूरी दुनिया पे है? ग्लोबलाइजेशन यही तो है। मेरी बात नहीं आ रही है? तो इसमें इनको लिबर्टी चाहिए, जबकि समाजवाद तीनों को क्या करता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, तीनों में क्या चाहेगा? इक्वलिटी चाहेगा। अब इक्वालिटी वाला जो सिद्धांत है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति उत्पादन करेगा करेगा एक व्यक्ति उत्पादन करेगा तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर आएगा। प्राइवेट सेक्टर होगा नहीं होगा? और जब हर व्यक्ति वितरण करेगा तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट आएगा नहीं आएगा? लोग स्वतंत्र तरीके से सामान ला रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग पूर्ति दोनों स्वतंत्र है ना। उत्पादन भी स्वतंत्र है, मांग पूर्ति स्वतंत्र है। तो सप्लाई और डिमांड ये भी स्वतंत्र होंगे, इसको मार्केट बोलेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट भी देने की स्वतंत्रता होगी, यानी प्रोफेशनलिज्म, व्यवसायिकता पाई जाएगी। तो कंपटीशन और अब दाम किससे घटेगा बढ़ेगा? कंपटीशन से। और प्रोफेशनलिज्म से किसे? तो पूंजीवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जी क्षेत्र का होना, सप्लाई डिमांड और सप्लाई और डिमांड का स्वतंत्र होना, यानी मार्केट होना, और प्लस फिट क्या होगा? व्यवसायिकता होगी। ठीक है, मार्केट में चीटिंग नहीं होगी, सर्विस दे करके आपसे पैसा लेंगे। भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है। डिपेंड किस पर करेगा ये है? बिल्कुल, कंपटीशन होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कोई सस्ता सामान देगा तो लोग उसके पास चले जाएंगे ना। ये लोग क्या चाहेंगे? उत्पादन लागत कम करके सामान सस्ता बनाए। कंपटीशन आएगा नहीं आएगा? कंपटीशन होगा, और ये पूरी दुनिया के लेवल पे होगा कंपटीशन। ये उसमें एक रीज़न होता है। एक तो कोई सामान आपको आपके घर पे मिल रहा है, कोई सामान आपको मंडी से लाना, तो आपके घर पे जो मिल रहा है ऑब्वियसली थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि सर्विस कास्ट जुड़ जाएगी, सप्लाई की कास्ट जुड़ेगी। जब तो 130 रुपये किलो ही है वो। अब इंडिया का तो कोई वो ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। अमेरिका वगैरह में क्या होता है, स्कैनर सबके पास होते हैं, तुरंत लगाओ स्कैनर, रेट आ जाएगा उसका। और वो रेट जो होता है ना, वो यूनिफॉर्म रेट होता है। इससे कम ज़्यादा यहाँ तो क्या है, कुछ नहीं, अपने जेब में चिपक रखते हैं, लगा दिया,
300 रुपये किलो। लेकिन ऑनलाइन अगर आप देखते हो, वही सेब कहीं पर ऑनलाइन में 100 रुपये किलो है, कहीं 150 है, 200 है। इसको मांगते हो 50, 50 हो। कौन सा मंगाओगे? 50 वाला मंगाओगे ना। बात तो मैं कह रहा हूँ कि 50 रुपये किलो सेब भी मिल जाता है आपको। ठीक है। तो अब मार्केट ने क्या किया, चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे कोई सा भी हो, मार्केट में कंपटीशन है ना। ऐसा है कि नहीं है? और रेट कौन डिसाइड करा यार? चलो भाई, 10 दिन सामान रखने से अच्छा है कि 2 रुपये मिल रहा है, बेचो उसको। तो इसमें जो प्रोफेशनलिज्म पाया जाएगा, व्यवसायिकता पाई जाएगी। ये नहीं कि आपके घर पे लाने के बाद वो बोलता है कि 50 रुपया दे दो साहब, 10 रुपये आए तो 10 रुपये ही लेगा वो। आगे बात समझे? यहाँ पर समाज क्या करेगा? समाज एक संस्था बनाएगा जिसका नाम होगा राज्य और सरकार। और उत्पादन कौन करेगा? राज्य करेगा। करेगा। राज्य सबकी संस्था है, अभी कहे कि नहीं? तो राज्य जब उत्पादन करेगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर होंगे, क्या होंगे? यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर था, यहाँ कौन है? गवर्नमेंट सेक्टर होगा। यहाँ पर जो सप्लाई और डिमांड है उसको कौन कंट्रोल करेगा? सरकार करेगी। कौन करेगा? यहाँ कंट्रोल सिस्टम होगा। क्या होगा? कंट्रोल। उत्पादन को किससे कंट्रोल किया जाएगा? लाइसेंस से। किससे? ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को किससे कंट्रोल किया जाएगा? लाइसेंस से। किससे? वही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। लाइसेंस कौन देगी? सरकार देगी। और मांग को कैसे करोगे आप? सप्लाई को कैसे करोगे? लाइसेंस से। और डिमांड को कैसे करोगे? कोटा से। किससे? आप जितना मांगोगे उतना आपको नहीं मिलेगा। मांग में स्वतंत्रता नहीं है। अगर आपका हिस्सा 400 ग्राम है तो 400 ग्राम ही मिलेगा चीनी। अपने वही कोटे वाले चीनी ये सब देखा है आपने? हाँ वही वो। अच्छा, ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या होगा? कंपटीशन होगा नहीं, यहाँ होगा मोनोपोली। क्या होगा? और दाम कौन निर्धारित करेगा? सरकार करेगी। तो यहाँ पर कंट्रोल होगा, पब्लिक सेक्टर होंगे, कंट्रोल होगा सप्लाई डिमांड पर। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होगा। क्या होगा? प्रशासित मूल्य। दाम कौन डिसाइड करेगा? सरकार करेगी। दाम सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है। यहाँ की कहानी ये है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो जो पूंजीवाद है, इंडिविजुअल की बात करता है। जो समाजवाद है वो सभी की बात। अब क्वेश्चन ये है कि समाजवाद कम हो गया, लेकिन क्योंकि पूंजीवाद मानव की प्रकृति के काफी। व्यक्ति सबसे पहले क्या है? स्वार्थी है। बाद में वो, आपने देखा होगा कि देवता बनते हुए आपने कम, लेकिन जानवर और इंसान बहुत सारे देखे होंगे। ज्यादातर लोग जानवर और इंसान ही है। अब आप देखिए, पूंजीवाद इसलिए बना रहा क्योंकि मानव स्वार्थी है। और मानव हमेशा अपने हित की बात करता है, अपने प्रॉफिट की बात करता है। समाजवाद इसलिए खत्म हो गया क्योंकि समाजवाद जो है वो धीरे धीरे पूंजीवाद में कन्वर्ट हो जाता है। जो लोग सत्ता चलाते हैं स्वार्थी होते हैं। ठीक है। मायावती, मुलायम, ये सब गरीब बन करके आए। क्या गरीब है क्या? मोदी जी गरीब का बेटा बन के आए तो क्या गरीब है क्या? वास्तव में जो विचारधारा होती है वो पूंजी विचारधारा ही आगे बढ़े। देखो, अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, मैं बताना चाहूँ कि वास्तव में जो होती है वो उत्पादन करती है। क्या करती है? उत्पादन किसका करती है? उत्पादन और वितरण यही करती है ना। तो फंक्शन हो गया, किसी इकोनॉमिक सिस्टम का फंक्शन हो गया उत्पादन और वितरण। उत्पादन किस चीज का करेगी? ठीक है।
उत्पादन एक तो गुड्स का करती है, इसका जो दिखता है, और एक सर्विस का करती है। गुड्स दिखेगा, फिजिकल होता है, जबकि सर्विस दिखती नहीं है, केवल फील होती है। जैसे बल्ब आपको दिख रहा है, ये गुड्स है, लेकिन जो हवा चल रही है ये क्या है? देखिए गुड्स कैसे होते हैं, गुड्स दो तरह के होते हैं। तो गुड्स होते हैं प्राइमरी गुड्स, क्या होते हैं? जो प्रकृति ने आपको दिया, किसने दिया है? तो जो आपको नेचर ने दिया है, इसको आपने कलेक्ट कर लिया। जब इसको आपने कलेक्ट कर लिया तो ये है अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर। जैसे हंटिंग है, फिशिंग है, कटिंग है नदियों का, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ये सब क्या है? प्रकृति ने दिया, आपने कलेक्ट। ये क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का। एक ऐसी संस्था जो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करती है। माइनिंग जैसा लोहा है वही तो है, वो मॉडिफाई थोड़ा किया गया उसमें, क्या गया क्या? जब आप टेक्नोलॉजी से मोड्स को मॉडिफाई कर देते हो, कैसे करते हो? टेक्नोलॉजी से, तो ये अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी सेक्टर होता है। इसको इंडस्ट्री भी कहते हैं। रटना तो नहीं पड़ेगा। जैसे आपने गेहूं से आटा बना लिया, तो जो बनाया वो क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो। लोहे से आपने स्टील बनाया, इंडस्ट्रियल क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। गन्ने से आपने चीनी बनाई, क्या है ये? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो जब आप किसी नई वस्तु को बनाते हो तकनीक से, चाहे वो प्राइमरी गुड्स को सेकेंडरी में क्या है, चाहे कुछ नई चीज़ आपने बनाते हैं, वो क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर क्या है? इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी है और वो क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है। अब आती है सर्विस। जब हम सर्विस की बात, ऐसे इंडस्ट्री भी कई तरह की होती है, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री, लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जिसमें श्रम ज़्यादा होते हैं। उत्पादन किससे होता है? तो ह्यूमन रिसोर्सेज से होता है, और कैपिटल रिसोर्सेज से होता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा हैं ना, वो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। जिसमें कैपिटल ज़्यादा है, वो कैपिटल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ठीक है। इंडस्ट्री कोर हो सकती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को आधार देती है, सर्विसेज को आधार देती है, वो कोर इंडस्ट्री है। चाहे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, कोर, ठीक है। जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो कोर इंडस्ट्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले गुड्स आते हैं, स्टील है, सीमेंट है, नहीं कोर नहीं है। सर्विस दो तरह की हो गई, एक तो हो गया मानव को खुद का विकास चाहिए, और एक आर्थिक विकास चाहिए। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित सर्विस है, इसे हम सोशल सर्विस कहते हैं। जैसे स्कूल है, अस्पताल है, रोजगार है, ये सब क्या है? ये सोशल सर्विस। बाकी सर्विसेज इकोनॉमी में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित जो सर्विसेज है उसको सोशल सर्विस कहते हैं। सोशल सर्विस देने वाली जो इंडस्ट्री है उसको क्या बोलते हैं? सोशल सर्विस देने वाली जो संस्थाएं हैं, उसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। नहीं नहीं, उसे सोशल सेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक सेवाएं और सामाजिक अवसंरचनाएं, ठीक है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या चाहिए आपको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बिजली है, आपने एसी चला करके दे रहे हैं, तो ये आप उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये सर्विस हो गई, ठीक है। तो पावर है, टेक्नोलॉजी है, आपके रिसोर्सेज हैं, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं फिजिकल सर्विसेज में। भौतिक सेवाएं क्या है ये? जी है, ठीक है, ये सारी चीज।
किसमें आता है? भौतिक सेवाओं में आता है, फिजिकल सर्विसेज में आता है। तो ह्यूमन और फिजिकल दो तरह की सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो तरह के हो गए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपने देखा कि ये तो हो गया टर्शियरी सेक्टर, ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर क्या है? सर्विस है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इंडस्ट्री है। और प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स करने वाली संस्थाएं हैं, वो प्राइमरी सेक्टर है। और जो उसको मॉडिफाई कर रही है टेक्नोलॉजी से, इंडस्ट्री हो गई। और जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, उत्पादन कर रही है, तो प्राइमरी सेक्टर का उत्पादन हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का उत्पादन हो गया और टर्शियरी सेक्टर का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन। जब हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन दो तरह का होता है, उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखिए, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कैसे किया जा रहा है? आपने देखा दो तरह से किया जाता है। तो प्रोडक्शन नेचुरल किया जा रहा है और एक टेक्नो जैसे किया जा रहा है। तो प्रोडक्शन के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो तीन तरह की होती है, मैं चाहूँगा। प्रोडक्शन जो मेथड है क्या है? ये तो प्रोडक्शन का मेथड क्या होता है? नेचुरल क्या है? एक है कैपिटल और टेक्नोलॉजी, जैसे कैपिटल और से। जो नेचुरल प्रोडक्शन मेथड है इसको बोलते हैं अंडर डेवलप इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? नॉन डेवलप इकोनॉमी बोलेंगे। नॉन डेवलप इकोनॉमी है वो नेचुरल प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? नेचुरल प्रोडक्शन करती है। जब प्रोडक्शन नेचुरल होगा तो क्या इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म होगा क्या? कैपिटल की भी जरूरत नहीं है इसमें, ना तो कैपिटल लगता है ना ही प्रोफेशनल है। और उत्पादन की, और प्रोफेशनल मतलब जो लाभ के लिए होता है, ये थोड़ा हो रहा है। गाँव में खेती होती है, दो तरह के किसान हैं, एक लाभ के लिए खेती करते हैं और एक जीने खाने के लिए करते हैं। जीने खाने वाले किस में आते हैं? नॉन डेवलप में आते हैं। तो नॉन डेवलप की विशेषता दिख गई नहीं, दिख गई आपको? देखो, खेती दो तरह की होती है। तो नेचुरल होती है और एक होती है टेक्नोलॉजी, जीवाती खेती। जीवाती, जब आप कृषि को उद्योग बनाओगे, इसका मतलब यही है जी और तकनीक लगाओ, आपके लिए काम। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या बन जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर बन जाएगा। कृषि क्या बन जाएगा? उद्योग बन जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ये। ठीक है, पशुपालन किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। फिर तकनीक से करोगे तो इसमें आ जाएगा। इतना सा अंतर है। जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। क्वालिटी भी खराब होगी। और जब क्वालिटी कम है तो सस्ता होगा, और क्वांटिटी कम है तो लोगों को कम मिलेगा। जब कम मिलेगा तो कम कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करेंगे तो होंगे नहीं होंगे? पोषण होगा नहीं होगा? मानव विकास कम होगा नहीं होगा? पोषण होगा, ये सारी समस्याएं होंगी। क्वालिटी कम होने से उनके लाभ कम होंगे, लाभ होंगे ही नहीं।
लाभ नहीं होंगे तो बचत होगी क्या? तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन होगा क्या? कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। निर्माण, निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा लास्ट में? निवेश नहीं होगा, रहेगा गरीब को, पॉवर्टी होगी, नहीं होगी? तो पॉवर्टी आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भुखमरी देखेंगे, ये सब नॉन डेवलप कंट्री में दिखता नहीं दिखता है। प्राइमरी सेक्टर आप देखेंगे वहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर है, और आपको सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? दूसरा इसका उलट कर दो, तो टेक्नोलॉजी, कैपिटल और टेक्नोलॉजी से उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या होगी? ज़्यादा होगी, और उत्पादन प्रोपोर्शनल होगा। क्वालिटी ज़्यादा होने से क्या होगा? महंगा होगा, बचत होगी, पैसा बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट, परसेंटेज में प्रॉफिट ओरिएंटेड है, पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो निवेश के लिए पैसा आएगा, रिसर्च डेवलपमेंट होंगे, ठीक है, ये तकनीकें आएंगी। समस्या तो नहीं? वो तो जीवात तो कहीं भी सामान बेचता है यार, फल कहाँ बनाती है? चाइना में बेचता है वो तो, श्रीलंका में बेचता है, सोमालिया में बेचता है, खरीदने वाले से मतलब है, बाकी कौन खरीद रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिटी, यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, अर्थव्यवस्था मॉडर्नाइज होगी, और सेक्टर डेवलप होंगे, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर डेवलप होगा, ठीक है। आगे बढ़े, इन दोनों को मिला दो। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जो ट्रांसफॉर्म स्थिति में, किसमें है? ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। तो जब परिवर्तन होगा तो इधर से इधर परिवर्तन होगा, कुछ लोग तो विकसित हो जाएंगे, कुछ लोग अविकसित और विकसित दोनों होंगे, हैं? विकसित हो गए, विकसित अविकसित दोनों हैं, ये अविकसित हैं, तो गरीब और अमीर दोनों मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? मध्य वर्ग भी मिलेगा। मध्य वर्ग कौन होगा? ये लोग केवल तकनीक से उत्पादन करेंगे, प्रोफेशनल उत्पादन करेंगे, ये सारी चीजें होंगी, टाटा बिरला। कुछ लोग परंपरागत तरीके से होंगे, वो गरीब होंगे, अमीर है ये गरीब है। मध्य वर्ग कौन होगा? मध्य वर्ग होगा जो तकनीक का उपयोग तो करेगा, परंपरावादी होगा। सेल फोन लाएंगे एप्पल का, किसी की पूजा करके उसको करेंगे, ये समझे आप? तो परंपरावादी होने का मतलब यही होता है। राफेल हवाई जहाज आप लाए, कम मिर्ची और नींबू से तुड़वा रहे हो, हैं? ये गाजियाबाद में थी, उसने थार को ही सड़क पे, सुना नहीं था आपने? तो उसने थार गाड़ी खरीदी, डिलीवरी लेने गई, और उसने चलने का काम किया, गियर लगा के उसने फर्स्ट फ्लोर से नीचे गाड़ी, हालांकि कोई मरा वरा नहीं, गाड़ी की छत बाकी सारे बैग, लेकिन अब देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप किसको जोड़ रहे हो? परंपराओं, ये तो वर्ग है, ये है, समझ रहे बात? तो जो ट्रांसफॉर्मिंग कंडीशन में अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहाँ क्लास पाए जाते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, और दोनों के ही लक्षण पाए जा रहे हैं हम डेवलपिंग कंट्री हैं। अब देखिए आप, डेवलपिंग कंट्री भी विकास कर रहा है और ये भी विकास कर रहे हैं, है ना दोनों? इन दोनों के विकास में अंतर है। आप सुनते होंगे ना कि मोदी कहता है कि हमारा विकास दर 6% है, और अमेरिका का विकास दर 2% है। आपको खुशी होती है, दुख होता है? हैं? नहीं 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 नहीं, तो खाली एक सिंपल बात कर रहे हैं कि हम 6% की दर से आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका 2% की दर से बढ़ रहा है, विकास आगे हो गए क्या इसका मतलब? आम जनता को अगर ये बताया जाए तो आम जनता खुश हो जाएगी? हम अर्थशास्त्री हैं, हम खुश हो जाएंगे क्या?
मैं टीवी पैनल पे बैठा तो हम धज्जी उड़ा देंगे तो एक्चुअली हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दो वर्ड यूज करते हैं। ग्रोथ हमेशा क्या होता है, क्वांटिटिव होता है और डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव होता है क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। जब कोई ग्रोथ करता है, कोई ग्रोथ करता है क्या होता है, जैसे हमने 100 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाते थे हम, अब हम 1000 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने लग गए। पहले 100 लोगों के पास टीवी था, अब कितने के पास हो गया, 1000 के पास हो गया। if our if our economy demand if our economy demand that need 1 lakh color television, this is right, but I have produced only 100. It means that we have need to another 99,900 quantity. First of all, we need to fulfill only quantity and quality. ठीक है, गरीबों को भोजन चाहिए भाई, दिस ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट टू क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से कितना कर दो, 1000 कर दो, 1000 से कितना कर दो, लाख कर दो। ये क्या है, दिस इज वर्टिकल ग्रोथ। क्या होता है, वर्टिकल ग्रोथ जो होता है इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। अगर भारत में सड़क नहीं है तो सड़क बनेगी ना, है? सबसे पहले तो भी करोगे ना नीड। क्वालिटी की बात कब आती है, आपके पास कपड़े नहीं है तो सबसे पहले कोई भी कपड़ा मिल जाए, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड चूज करोगे आप, ठीक है। तो एक्चुअली जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं वहां पर क्या होता है, ग्रोथ होता है। जब क्वालिटी की बात करते हैं कि जैसे एप्पल 16 की जगह हमें क्या लाना है, 17 लाना है, बिकॉज दिस इज क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। तो जहाँ क्वालिटी आती है इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, क्या होते हैं। तो एक्चुअली हमारे यहाँ ग्रोथ चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। मुश्किल से 1-8% डेवलपमेंट हो सकता है, बाकी क्वालिटी चेंज कितने का हो रहा है, 1%, 2% का। तो 4%, 5% क्या है हमारा, ग्रोथ है, और उनको ग्रोथ की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने मान लिया चलो 1% हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट चल रहा है, तो हमारा 5% ग्रोथ है कि नहीं है। और अगर अमेरिका 2% भी डेवलपमेंट कर रहा है, से डबल आगे हो गया नहीं हो गया। और ये फार्मूला आपको समझ में आ गया नहीं आ गया है? ये कर सकता है कोई, सच्चाई। तो हम क्वांटिटी को कंप्लीट करने के बाद हमारी फैक्ट्रियां दिन रात प्रोडक्शन कर रहे हो अगर, तो क्या रिसर्च कितना है, नई टेक्नोलॉजी कितनी यूज हो रही है। जो घरों में लोग रह रहे हैं कितनी की क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्वांटिटी की बात पूरी हो रही है यार। अभी तो हमारी सरकार कह रही है 85 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, दिस मीन दैट क्वांटिटी पूरी नहीं हो रही यार। देखो, आपको 400 ग्राम अनाज खाना है, आपने 400 ग्राम अनाज खा लिया तो क्वांटिटी पूरी हो गई, ठीक है। अगर 400 ग्राम के बजाय आपको 300 ग्राम अनाज मिलेगा तो फ्री आएगी नहीं आएगी, स्टारवेशन का नाम समझते हैं, फ्री। जो क्वांटिटी होती है उससे कम खाना क्या है, फ्री, क्या है। और क्या 400 ग्राम रोटी खा करके या चावल खा करके आपका पेट तो भर गया, लेकिन क्या जो पोषण तत्व है वो मिल गया क्या आपको, क्या, ना मिनरल्स मिले, ना विटामिन मिले, प्रोटीन मिले, ना फैट मिले सफिशिएंट,
जब ये नहीं मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं? मल न्यूट्रिशंस। तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि आप क्वांटिटी पूरी करके तो भुखमरी से बच सकते हैं, लेकिन जब तक आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा तब तक आप मल न्यूट्रिशंस के शिकार होंगे। भारत में जो 85% लोगों को या 85 करोड़ जा रहा है, क्या उसमें न्यूट्रिशंस है क्या? इसका मतलब भुखमरी रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं अभी तक, हम क्वालिटी की बात कर ही नहीं रहे हैं। आगे सुने। तो वही हाल अर्थव्यवस्था का होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अभी ग्रोथ की स्थिति में है, डेवलपमेंट की स्थिति में। उसमें भी हमारे पास पूंजी की कमी होती है, तो हमारा ग्रोथ। मैं आपको एक बहुत कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपने को ये भी पढ़ा होगा। ये अंतर दिख रहा है आपको? क्या हर चीज़ क्वालिटी होती है। से कोई भी किताब खरीद के आगे आपको आपको कोई चीज़ रटना पड़ रहा है क्या? नहीं रटना पड़। तो वो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं नॉन डेवलप, उसमें ना तो ग्रोथ होता है ना डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपिंग होती हैं उसमें ग्रोथ डोमिनेट करता है, कम होता है। और जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उसमें डेवलपमेंट होता है। तो क्योंकि ग्रोथ बहुत रैपिड होता है, तेज होता है। सोमालिया की अर्थव्यवस्था 11% की दर से बढ़ रही हो, क्या सोमालिया इंडिया से आगे निकल गया क्या? अरे भाई, अब 5 लोग हो, 5 लोग बाहर जाकर के अनाज कमाने लग गए, आपका ग्रोथ हो गया नहीं हो गया? डेवलपमेंट कैसे हुआ? नहीं हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन हैव 3 कैटेगरीज: डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। क्या किसमें आएगा? आएगा। ग्रोथ तो है ना हमारे पास, धीरे धीरे आ ही रहा है। हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। हमें का अगला काम क्या है? काम क्या होता है? जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्वतंत्र, क्या होता है? जब मांगने वाले और बेचने वाले स्वतंत्र हैं, ठीक है? फ्री सप्लाई और डिमांड। फ्रीडम है किसकी? डिमांड और प्राइस की। इसको हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ स्वतंत्र तरीके से बेचने वाले खरीदने वाले मिलते हैं, मार्केट। मार्केट इकोनॉमी में ना लाइसेंस होता है, क्या होता है, ना ही प्रशासनिक मूल्य, बल्कि इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे ऑफ डिमांड का नियम, सप्लाई का नियम, ठीक है, सेटिस्फेक्शन का नियम, इलास्टिसिटी का नियम। ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी, रूल ऑफ सप्लाई एंड रूल ऑफ satisfaction. There are 4 major laws in market economy. They decide supply, demand, and price also. Okay? This is the clear thing. First of all, you should understand the basic principle of the market economy. Okay. If you categorize goods and service, then you should found that on the basis of consume that ये मैं बोल रहा हूँ, जब कोई चीज़ आप कुछ करते हैं, वो करते हैं, तो उसकी कैटेगरी दो तरह की होती है। एक तो होती है इसेंशियल, जो जरूरी है, जिसके बिना काम चलेगा, तो इसेंशियल हो गया।
मैं अभी समझा रहा हूँ इसको। और दूसरा हो गया अल्टरनेटिव, वैकल्पिक है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, पानी दो तरह का। तो पानी होता है कि आपने पानी सभी को पीना इसेंशियल है, लेकिन उसको ठंडा करके पीना है या गर्म करके पीना है, ठीक है नहीं? ठंडा करके पियोगे तो फ्रिज की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ठीक है। सामान्य तरीके से आपको से पानी निकाल के पी सकते हो आप। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इसेंशियल है या सर्विस इसेंशियल है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो क्या? नमक इसेंशियल है कि नहीं है? इसेंशियल है कि नहीं है? अगर रोटी का दाम 5 रुपए से बढ़ के 10 रुपया हो जाए, या 3 के बजाय 2 रोटी खाओगे, खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना? इट मीन्स दैट फॉर द इसेंशियल गुड्स एंड सर्विस प्राइस डिक्रीज और इंक्रीज, नो इफेक्ट ओवर द डिमांड। मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे दाम घटे और चाहे दाम बढ़े। ऐसा देखते हैं आप, नहीं देखते हैं? तो इसेंशियल गुड्स और सर्विस में कोई भी उच्चशीलता पाई जाती। क्या रोटी का दाम घट के 5 रुपए से 2 रुपया हो गया, क्या 3 के बजाय 4 रोटी खाना शुरू कर दोगे क्या? 5 का दाम घट गया, 10 रुपए से घट के 5 रुपया हो गया, चलो 100 ग्राम और भी खाते हैं आज, ऐसा तो नहीं? इट मीन्स दैट डिमांड इज स्टिल कंस्टेंट, डिमांड स्थिर रहता है, चाहे दाम घटे और चाहे दाम। लेकिन अगर इसका दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाना? ज़्यादा पैसा चुकाओगे तो आपकी बैंक का ज़्यादा पैसा चला गया, नहीं चला गया? आपकी बचत कम हो गई, नहीं हो गई? और जब बचत कम हो गई, फ्रिज कैसे खरीदोगे? फ्रिज 10,000 का है और आपकी बचत 5,000 है, फ्रिज खरीद सकते हो क्या? सकते हो। और दाम बढ़ गया तो आपकी बचत घट के 3,000 हो गई, फ्रिज आपसे और दूर हो गया। लेकिन अगर इसेंशियल गुड्स सर्विस के दाम कम कर दिए जाएं, बचत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? 5 रुपए की रोटी 2 रुपए में आ गई, 3 रुपया बचत में आ गया। जैसे आपकी बचत 10,000 के बराबर हो गई, जैसे आप फ्रिज खरीद लोगे, नहीं खरीद लोगे? या तो आपकी बचत बढ़ जाए या तो इसका दाम घट जाए, तो स्थितियों में आप खरीद सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर इसेंशियल गुड्स और सर्विस का दाम घटेगा, ठीक है, फिर अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस की तरफ जाओगे, मांग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उसकी? और अगर इसका दाम बढ़ेगा तो उसकी मांग, डिमांड का नियम समझ आ गया? का नियम समझ आ गया? ये आईफोन खरीदने आप तब जाओगे जब आपकी बचत होगी, नहीं होगी? और आप रोटी से, कपड़े से, पानी से, बिजली से परेशान हो, कि कोई बचत ही नहीं है, तो क्या मांग आप? क्लियर? तो डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया? नियम समझ में आ गया? इसी से संबंधित है सप्लाई का नियम। अगर इसेंशियल गुड्स और सर्विस की सप्लाई बढ़ जाए, मंडी में टमाटर 10 किलो की डिमांड है, 20 किलो आ गया, दाम 40 रुपए से घट के कितना हो जाएगा? 20 रुपया। सप्लाई बढ़ने से पे अगर इसेंशियल गुड्स और सर्विस की सप्लाई बढ़ जाए, दाम कम हो जाएगा। दाम कम होगा, नहीं होगा? और जब दाम कम होगा तो आपकी बचत बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? बचत बढ़ेगी तो आप मांग करोगे, नहीं करोगे, गुड्स और सर्विस की? ऐसी स्थिति में जब उसकी आप मांग करोगे, उत्पादन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? उसकी सप्लाई, मार्केट में आप जाओ, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, अगली बार जब मार्केट में जाओ, उसकी सप्लाई, देखो 10 दुकानदार बेच रहे होंगे उसको, देखा ना आपने ऐसा? ये नियम होता है इसेंशियल गुड्स और सर्विस कि अगर डिमांड कम हो, सप्लाई बढ़ गई, फिर अल्टरनेटिव गुड्स सर्विस की सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्लियर? यहाँ को रिलेशन है, क्या है? यहाँ रिवर्स रिलेशन है, फंड में रिवर्स रिलेशन है। हाँ, रिलेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, इसको समझ लीजिए आप।
ठीक है, जब हम लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, ये लागू किस पर होता है? केवल इसेंशियल गुड्स और सर्विस पर होता है। किस पर होता है? आवश्यक वस्तुओं पर होता है और सेवाओं पर होता है। ठीक है, अगर आप 4 रोटी खाते हो और आपके घर में 3 ही रोटी बनी है, पहली रोटी खाओगे, ये सेटिस्फेक्शन है, यह क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी आपने खाई, सेटिस्फेक्शन क्या होगा? अब एक्सेप्शनल चीजों पर ये लागू नहीं होता, जैसे शराब वगैरह है, इस पर लागू नहीं होता, ये सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। आपने एक टीवी खरीद लिया तो दूसरी का क्यों खरीद? ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है काम। जैसे दूसरी आप यूज करोगे तो सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा। हाँ? तीसरी रोटी खाओगे तो सेटिस्फेक्शन, चौथी खाओगे तो सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? 0। पांचवी खाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है? अब इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण बता दूं मैं। अगर 4 रोटी की आपको जरूरत है और 3 का ही उत्पादन हुआ, भारत देश में 10 करोड़ टन अनाज की जरूरत, उत्पादन में 8 करोड़ टन ही करते हैं, 2 करोड़ टन आयात करेंगे नहीं करेंगे? तो हमारी अर्थव्यवस्था पोर्ट ओरिएंटेड होगी नहीं होगी? आयात आधारित। और अगर हमने 12 करोड़ टन का कर दिया तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। हाँ, आ जाइए, आ जाइए। और अगर हमने 10 करोड़ टन का ही किया तो on the basis of satisfaction economy have 3 categories: port oriented, port oriented, export oriented and self reliance, आत्मनिर्भर। क्या कहते हैं? आत्म। आप किस कैटेगरी में जाना चाहोगे? अब देखो, 47 से आज तक अर्थव्यवस्था क्या बने हुए हैं? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। हम लोगों ने 1947 में नारा दिया कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है? और आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोगों ने बड़ी मात्रा में गुड्स, सर्विस, कैपिटल, चीजों का आयात किया। क्या किया? और फ्री में लोगों को खिला दिया, फ्री में खा खा कर मर गए और अर्थव्यवस्था पर कर्ज है। भारतीय अर्थव्यवस्था समझ आ गई आपको? शुरू से ही हमारा सिद्धांत गलत था। ये कहाँ जाना चाहिए? स्पोर्ट ओरिएंटेड। खाएंगे कम, कमाएंगे ज्यादा। ठीक है? हम लोगों ने क्या कहा कि अभी तो हमारे पास रोटी की कमी है, लेकिन जब कमाएंगे ना, हमारे घर में 10 रोटी चाहिए, 6 ही कमा रहे हैं, से मदद लग करके 10 कीमत पूरा कर लो। 4 रोटी की कीमत चुकाओगे नहीं चुकाओगे आप? फिर तो लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्पोर्ट ओरिएंटेड है, पोर्ट ओरिएंटेड है या सेल्फ, आत्मनिर्भर। क्या है? इसे कहते हैं स्वदेशी, है ना? पर भी चर्चा कर रहे हैं। अगला है लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, लोचशीलता का नियम। ये क्या होता है? इसका सीधा संबंध ही किस पर लागू होता है? वैकल्पिक वस्तुओं और सेवाओं पर होता है। किसका होता है? अल्टरनेटिव। इसेंशियल पर नहीं होता। मैंने उदाहरण दे दिया कि रोटी का दाम घटे और चाय बढ़े, की मांग पर कोई फर्क। लेकिन अगर ये फ्रीज, ये एसी आज 30,000 रुपए का है, इसकी कीमत घटकर 10,000 रुपए हो जाए, तो पहले जो 30,000 की बचत वाले लोग थे वही तो खरीदते थे। वो कितने थे? 5% थे। और जैसे आप इसको 10,000 पे लाए, तैसे क्या हुआ? तो जो 30 से 10,000 वाले थे वो भी तो मार्केट में आगे नहीं आ गए, मांग करने लगे। मांग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो वैकल्पिक वस्तुओं से कीमत घटती, मांग बढ़ जाती है। और अगर इसकी कीमत बढ़ करके 35,000 हो जाए, तो जो 30 से 35 वाले थे वो मार्केट से बाहर हो गए नहीं हो गए? मांग घटेगी नहीं घटेगी?
भाई आईफोन 17 आया है, इसकी कीमत आप 50,000 कर दो, देखो बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे खरीदने। अभी इसकी कीमत 1.5 लाख 2 लाख होगी, लोग जा रहे हैं। आज से दुकानों पर भीड़ खत्म हो गई, जाके देख लो आप। लेकिन ये कब करेंगे? 50,000। तब इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये दोनों जोड़ते हैं ना। अगर इनके बनने में 1,60,000 लग गया, 70 में बेचेंगे नहीं बेचेंगे? क्वालिटेटिव सामान है। कल को चाइना कॉपी करके इसको 20,000 रुपये उत्पादन करने लग जाए। चाइना का आईफोन कितने में बिकेगा? 30,000 में। का कितने में बिकेगा? 2 लाख में। गरीब लोग चाइना का माल खरीदेंगे फिर जा करके। ठीक है। यहाँ बहुत क्लियर चीज़ है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग इसेंशियल गुड्स और सर्विस का इतना कर पा रहे हैं, ठीक है, जितनी हमें जरूरत है, इसलिए उसका दाम बढ़ता जा रहा है। दाम बढ़ने से बचत बढ़ती जा रही है, इसलिए आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में चले तो भीड़ दिखेगी, जेब में पैसा। मनमोहन सिंह इस मामले में बहुत बुद्धिमान थे। एक तरफ कैपिटल मार्केट में पैसा डाला, एक तरफ उन्होंने मार्केट में पैसा डाला। जब दोनों के जेब में पैसा आया तो मांग करने लगे कि बढ़ता हुआ उत्पादन बढ़ती हुई मांग इक्वल टू डेवलपमेंट। और अगर मांग नहीं, आपके जेब में पैसा नहीं, तो मांग मांग नहीं करो। मर्सिडीज गाड़ी गांव में बिकती है क्या? नहीं बिकती। बुराडी में कोई मर्सिडीज की कंपनी है क्या? नहीं खोलते हो। हर प्लेस ग्रेटर क्लास में खोलेंगे, टाउन की मांग। तो मांग की जगह पर ही कोई सामान जाता नहीं है, तो चीज़ कौन सी कंपनी दिख रही है कि व्यवहार छोड़ के हम जा रहे हैं? मांग नहीं है, लोग जेब में पैसा नहीं है, बाजार चाहिए, तो सीधी सी बात है। तो स्वदेशी का सिद्धांत कब लागू होगा? जब आपके पास पूंजी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, नेशनल मार्केट में आप कम्पीट कर पाएंगे। तो 5 मिनट का टाइम हमें बोलो, 5 मिनट आगे बढ़े। तो मार्केट इकोनॉमी आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं, अगला है जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। अभी आपने मार्केट इकोनॉमी की देखी बात, डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम कंट्रोल की बात करते हैं। तो कंट्रोल इकोनॉमी जो है, ये प्रोडक्शन पर कंट्रोल करती है। किस पर? ये डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल करती है, और ये प्राइस पर भी कंट्रोल करती है, तीनों पे करती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? इक्वलिटी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? सॉरी, प्रोडक्शन हटा दो क्योंकि उसकी बात हम कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वो करेगा जिसको सरकार अथराइज करेगी, करेगा। उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? लाइसेंस। हर आदमी दुकान लगा के नहीं बेच सकता, ठीक है। 1991 से पहले सोवियत संघ में ब्रेड और चाय भी सरकारी दुकानों पे मिलता था, ठीक है। कपड़े भी सरकारी दुकानों पे मिलते थे, सरकार जो देती थी वही मिलता था, ठीक है? यह लाइसेंस। दूसरा है, जितना आप मांगोगे उतना नहीं मिलेगा आपको। आप कहते हो कि हमें 10 सलवार सूट चाहिए या 10 पैंट शर्ट चाहिए, नहीं, अरे ऐसे में केवल एक आ रहा है तो एक ही मिलेगा। इसको बोलते हैं कोटा, कोटा सिस्टम। चीनी उन्हीं कोटे मिलते थे, नहीं मिलते थे कोटा सिस्टम? तिल मिलता था। अभी चना, फली, पता नहीं क्या क्या देते हैं। हाँ देते हैं। अभी देखो ना, अभी लोगों ने इसी शराब की, वैध, वैध वाली भी है, अवैध भी है, दोनों देते हैं। उधर हो जाकर के वहाँ बेच करके। बाकी हाँ, ये प्रधान जी के सारे नरेगा के मजदूर जाते हैं बैठने।
खुद का ऑब्जर्व किया हुआ है। दान जी निकालते हैं क्या ऐसा आ गया है। देखिए मजदूरी, देखिए 7 तरीके किससे हो गए। काम ही नहीं किया है, साइन करने का तो किसका। सभी योजना तुरंत बंद, ये बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बर्बाद किया। तो लाइसेंस हो गया, क्या हो गया, अगला हो गया प्रशासित मूल्य है। प्रशासित मूल्य सरकारी सामान जो जैसे रेलवे का टिकट है, रेलवे का टिकट कितने का होगा, सरकार डिसाइड करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि ज़्यादा भीड़ हो गई तो टिकट का दाम बढ़ा दो। टिकट का दाम कहाँ बढ़ता है, कोई टिकट का दाम बढ़ा दो। जो लगे हुए हैं, जैसे तो उनका टिकट का दाम 50 रुपये होता है, जब भीड़ बढ़ जाती है तो भैया। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इसको प्रशासित मूल्य कहते हैं। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट शामिल नहीं होता। अगर उत्पादन, किसी का उत्पादन 10 रुपए का हो रहा है, ठीक है, और आपकी जेब में 6 रुपए है, तो दो तरीका है आपको ये सामान देने का। या तो इस 10 रुपए के सामान की कीमत कितनी कर दी जाए, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन सब्सिडी। क्या बोलते हैं, उत्पादन सब्सिडी। भैया हमारा तो 10 रुपए लागत है ये उत्पादन करने में, तो चलो ठीक कोई बात नहीं, 4 रुपया सरकार ने दे दिया, अब 6 रुपए ग्राहक से लेकर के आपका, हाँ? या तो 4 रुपया किसको दे दिया जाए, ग्राहक को दे दो। कितना मिल गया, 10 हो गया नहीं हो गया। इसको बोलते हैं कंज्यूमर सब्सिडी। कभी कभी क्या होता है, जो बेचने वाला होता है, 10 रुपए का सामान खरीदा, फट से उसने सामान नहीं खरीदा 10 रुपए का, चाइना से 10 रुपए में सामान लाया, ये हमें 6 में ही बिकेगा, कुछ सामान जरूरी है। सरकार क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर को 4 रुपया अपनी जेब से देगी। समझा तो नहीं, जब 4 रुपया देगी तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10 रुपया हो गया, 6 रुपये में सामान देगा नहीं देगा, दिया उसने। समझा तो नहीं। तो सब्सिडी 3 तरह की होती है, एक तो होती है प्रोडक्शन सब्सिडी, ये कंज्यूमर सब्सिडी, ये डिस्ट्रीब्यूटर सब्सिडी। आप यूट्यूब पढ़ोगे, ट्रेड सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, तब इसको ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और अंबर बॉक्स में डिसाइड करते हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। नहीं समझ में आ गई बात। तो आप देखते हैं कि जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, सेंस भी है, अभी है, और कंट्रोल मार्केट भी है, प्रशासित मूल्य, यहाँ पर तीनों चीजें दिखती हैं, वो मार्केट इकोनॉमी पर कंट्रोल। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं थ्योरी तो बता चुका, आगे हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी। कोई भी व्यवस्था एक पॉलिसी से चलती है, और इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होता है, पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं, एक तो करना क्या चाहते हैं, दूसरा हम कैसे करेंगे। करना क्या चाहते हैं ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, और कैसे करेंगे हम, ये हो गया मॉडल, क्या हो गया, मॉडल को ही हम प्लानिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये आईएएस बनना है, हम प्लानिंग कर रखी है, इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो आर्थिक नीति का भाग कौन है, प्लानिंग है, कौन है भाई। इसके बाद हम इस आर्थिक नीति को पूरा करने के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे नहीं करेंगे, पैसा खर्च करेंगे नहीं करेंगे, और पैसा खर्च करेंगे तो इनकम की भी तो जरूरत है, हम लाएंगे नहीं लाएंगे। जो इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित पॉलिसी होती है किसी इकोनॉमी की, इसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति है। राजकोषीय नीति, इनकम कैसे होगी, एक्सपेंडिचर कैसे होगा, पैसा हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, पैसा कहाँ कहाँ से कमाएंगे, क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। ठीक है, अब जो खर्चा करेंगे, जो आय करेंगे, इसमें होगा, करेंसी में होगा, पैसे में होगा।
तो जो हमारी करेंसी सिस्टम होगी उससे संबंधित जो पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। क्या है? तो हमारी फिजिकल पॉलिसी है, इसी का पार्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होती है? तो अब आप लोग कल से क्या पढ़ेंगे? परसों से, कल छुट्टी है, परसों से क्या पढ़ेंगे? एक पॉलिसी, प्लानिंग, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। यही आपके इकोनॉमिक्स है, एक हफ्ते में पढ़ा के